अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद आज आपको अकाउंटिंग का नया क्वेश्चंस पेपर 2018 शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2019 का पेपर आपको पूरा सॉल्व कर दिया था। चूँकि अब मुझे पता है कल आपका जो है 28 तारीख को बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का पेपर है और आप लोग मेरे कुछ सवालात की स्टडी लाजमी कर रहे होंगे। मेरे सवालात से आपको कुछ गाइडलाइन मिल सकती है। सवाल रिपीट नहीं होता, लेकिन उस पैटर्न से कुछ गाइडलाइन मिल जाती है। आज का जो सवाल मैं रखा हूँ, पहला क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से मुतालिक है। आप जब भी अकाउंटिंग देने जाएँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस सवाल में फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा गया है कि बताएं कि सच्चा स्टेटमेंट है यानी ट्रू है या फॉल्स यानी झूठा स्टेटमेंट है। ये एक बयान देते हैं, लाइन की शक्ल में लिख के ना, एक सेंटेंस की शक्ल में, वो स्टेटमेंट कहलाता है। वो स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स झूठे को बोलते हैं, गलत को बोलते हैं, और ट्रू जो है सच्चे को बोलते हैं, दुरुस्त को बोलते हैं, सही को बोलते हैं। आपने ये बताना है स्टेटमेंट। लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करें इसको अभी बैठ के सवाल को। फॉल्स और ट्रू के अलावा मैंने हर एक का थोड़ा सा रीज़न भी लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी दिए साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। मैंने इसी के अंदर पूछा जाएगा, आगे सवाल में तो बताऊंगा। चलते हैं टाइम बचाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर, पेपर है अकाउंटिंग 2018, रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर है ये, ठीक है। मार्क्स 100 का नंबर है, टाइम 3 घंटे का, इंस्ट्रक्शन अटैम्प्ट यानी 5 क्वेश्चन करने हैं आपने, यानी 20 नंबर का एक सवाल है, 5 सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर बेसिक का ए पार्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। आपने कॉपी में सिर्फ जवाब इतना देना है हर स्टेटमेंट के आगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और कुछ मैंने तो आपको समझाने के लिए अपने अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, उस एक्सप्लेनेशन में लिखिए। आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इम्तहान में सिर्फ आंसर लिखना, उस सवाल के नंबर डाल के आंसर लिखना, उसके आगे लिखना ट्रू है या फॉल्स है, बस। ये 2 पार्ट में ए और बी, यानी 10 नंबर का ये ए पार्ट होगा, 10 नंबर का बी पार्ट होगा। चलते हैं, पहले मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बुनियादी तसव्वुरात, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसका ए पार्ट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दर्ज झेल जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से हर एक के आगे, हर एक के लिए राइट लिखें, ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें। या तो वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या वो स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। ये बताएं आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप बआसानी दे सकते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे। अकाउंटिंग का हमेशा हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। खाली अकाउंटिंग पेपर के सॉल्व करके इम्तहान में जो पास कर लेना नहीं होते। जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मामला आते हैं अकाउंटेंट के लिए, तो अभी से ही, आज से ही स्टडी करें, इसका कॉन्सेप्ट समझें, तो आपके लिए बहुत सहूलत होगी फ्यूचर में। चलें, पहला स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है, नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। आपको दिया है कि हर फाइनेंशियल यानी मालियाती गोशवारा जो तैयार होता है कारोबार में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है साल के शुरू में बनाया जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त से मुराद है ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है यानी गलत है। यह आपने सिर्फ जवाब लिखना है, फॉल्स या ट्रू का जवाब देना है स्टेटमेंट। आपको ये मालूमात होनी चाहिए जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया था पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग एंड चेंजेस इन दी ओनरशिप और फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारी चीज़ मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बीकॉम की अकाउंटिंग में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बीकॉम की अकाउंटिंग में ये 2 ही चीज़ आती हैं। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है। पूरे साल में हमने कारोबार करा, कारोबार की परफॉर्मेंस क्या रही है, प्रॉफिट में रही है या लॉस में रही है, इसलिए। बैलेंस शीट जो होती है किसी साल की ख़ास तारीख को हम कारोबार की मालियाती पोजीशन जारी करना चाहते हैं, यानी कारोबार के असेट्स देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो जब हमने कारोबार शुरू करा था असेट्स कितनी मालियत के थे और आज कितनी मालियत के असेट्स हैं। हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, हमने कितना पैसा अकाउंट से रिसीवेबल वसूल करना है, कितना पैसा हमारा डूब जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, कितनी हमारे पास मर्चेंडाइज अनसोल्ड पड़ी हुई है, कितनी हमारे पास सप्लाईज़ हैं, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले मोटी अशिया, कार्बन पेपर, रबर स्केल, इनको सप्लाईज बोलते हैं। हर कारोबार के पास होती है सप्लाईज। कितना हमारा प्रीपेड एडवांस पड़ा हुआ है, कितने की हमने इक्विपमेंट खरीदी थी और कितने हद तक वो अब तक यूज़ हो चुकी है, यानी डेप्रिसिएशन हो चुकी है।
इस तरह कितनी ज़मीन पड़ी है हमारे पास, सारी चीज़ें जो है आपके ये रिसोर्सेज होते हैं, यानी असेट्स कहलाते हैं। इन असेट्स को ख़रीदने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो ही रास्ते होते हैं। एक तो ये कि कर्ज़ ले लेते हैं हम बाहर मार्केट से एक हद तक, यानी 20%, 30%, 40% जितना हमें कर्ज मिल सकता है अपने असेट्स को खरीदने के लिए, और बाकी पैसा जो 60%, 40%, 50%, 40% जो भी बचता है वो मालिक जो होते हैं, कारोबार के ओनर होते हैं, वो पूरा करते हैं। इस तरह 100% पैसा बन जाता है, कारोबार के असेट्स आ जाते हैं। 100% असेट्स पे दो आदमियों का क्लेम होता है। पहला क्लेम बाहर के लोगों का, कर्जदारों का होता है, लाइबिलिटीज होल्डर का। दूसरा क्लेम होता है किसका, मालिक का, जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के हकदार होते हैं, जो कंपनी के तमाम डिसीजन लेते हैं कारोबार को प्रॉफिट में लाने के लिए, वो होते हैं ओनर्स कंपनी के, जिनको हम कैपिटल के नाम से पुकारते हैं। ये मैं ऐसे अपने पास से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट बयान दिया है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है साल के शुरू में होता है। अब आपने स्टेटमेंट सुनने के बाद जो है ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या ट्रू है या फॉल्स है, बस ये बताना है आपने। अभी मैंने अपने लेक्चर में कहा है कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड मुराद कारोबारी साल, जब कारोबारी साल का इख्तिताम हो जाता है उसको बोलते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, या एट द एंड ऑफ द बिजनेस पीरियड। जब कारोबार का इख्तिताम हो जाता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं। लिहाजा पता चला कि कारोबार का जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू में नहीं बनते हैं, ये आखिर में बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट शुरू के हवाले से ये फॉल्स है, झूठा है स्टेटमेंट। तो इसके आगे आंसर में लिखेंगे आप सिर्फ फॉल्स। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आंसर्स, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नंबर हमारा जो है आइटम नंबर 2 है इसका। इसमें एक इक्वेशन दी उन्होंने, असेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम। ये इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है कि यह इक्वेशन जो है या ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है अच्छी तरीके से तो आप इसमें बता सकते हैं ये ट्रू है फॉल्स है। मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद डिसाइड करिएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में जो दी गई है वो इसमें ये इस तरह दी गई है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन जो मैंने बताई है उसके मुताबिक है? नहीं है। इक्वेशन कभी भी असेट्स जमा नहीं होते, असेट्स में एक्सपेंसेस जमा नहीं होते, कभी भी असेट एक्सपेंसेस और कैपिटल जमा नहीं होता और कभी भी नहीं होता। लायबिलिटीज़ और इनकम तो जमा हो जाते हैं, इक्विटी साइड आ जाती है, लेकिन इस साइड पे कभी भी नहीं होते ये चीज़। तो ये इक्वेशन सिरे से ही, शुरू से ही, एब इनिशियो माने शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये गलत इक्वेशन है। लिहाजा ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, झूठा है। आंसर में लिखेंगे आप फॉल्स, 2 के आगे आंसर लिखेंगे, आंसर में फॉल्स है। जबकि एक्यूरेट इक्वेशन क्या होती है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। ये कह रहे हैं अगर आपके कारोबार की 1 साल की जो सेल्स है उसके अंदर उसकी ख़रीद कीमत को जमा कर दो, जो आपने बेचा है, सेल की प्राइस में से प्रॉफिट होता है और ये ख़रीद कीमत दोनों जमा कर दो, फिर इसमें से जितने भी आपने एक्सपेंसेस करें वो माइनस कर दो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो अब आपने बताना है, जो अगर आपने अकाउंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आप बता सकते हैं कि इक्वेशन गलत है या सही है। आपको मैं ग्रॉस प्रॉफिट की सही इक्वेशन बता देता हूँ। 1 साल में कंपनी ने जितनी भी आमदनी हासिल करी है, तमाम आमदनी को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास नेट आमदनी आ जाती है। अब आपकी आमदनी सेल्स अगर आपका कारोबार सेल्स का है, मेन सोर्स ऑफ इनकम सेल्स ही है, तो आप सेल्स की आमदनी लिखेंगे पहले, और अदर साइड की इनकम भी होता है वो आखिर में ऐड करेंगे, अदर साइड वाली। लेकिन जिसका कारोबार आप कर रहे हैं उससे ये इनकम स्टेटमेंट शुरू करेंगे। अगर हम मर्चेंडाइज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, यानी अशिया कहीं से खरीद के लाते हैं और अपनी दुकान पर रख कर बेचते हैं, उसको मर्चेंडाइज़ कहते हैं। जिसको आप खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं वो मर्चेंडाइज़ कहलाती है, और जब बिक जाती है सेल्स होती है, और जब खरीद के लाते हैं तो उसको परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ये आपने बेसिक अकाउंटिंग में सीखा होगा, ठीक है। अब ये असेट्स या सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू ग्रॉस इनकम, ये टोटली गलत इनकम है। ये कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ऐसी इक्वेशन नहीं है। पूरी अकाउंटिंग के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट की या ग्रॉस इनकम की इक्वेशन होती है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम, ये इक्वेशन होती है। आप बताएं क्या ये सही है गलत है? तो लिहाजा
हमने जो भी आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन रखी है उसके मुताबिक ये गलत इक्वेशन है, तो हम जवाब में लिखेंगे आंसर के आगे फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये पूरा नहीं लिखेंगे, बस फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स के माने झूठा, गलत है स्टेटमेंट। नंबर 4 देखते हैं। 4th में कहा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। कहा है कि बैलेंस शीट का जो इक्विटी सेक्शन होता है उसमें ड्राइंग रिकॉर्ड की जाती है। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि ड्राइंग क्या इक्विटी सेक्शन में रिकॉर्ड की जाती है या असेट सेक्शन में रिकॉर्ड की जाती है। तो बैलेंस शीट में जब भी ड्राइंग लिखते हैं, बैलेंस शीट के 2 सेक्शन होते हैं, एक असेट सेक्शन होता है और एक इक्विटी सेक्शन होता है। इक्विटी सेक्शन में लायबिलिटीज आती हैं प्लस ऑनर्स इक्विटी आती है। ऑनर्स इक्विटी के अंदर उसका कैपिटल शो किया जाता है, कैपिटल के अंदर प्लस की जाती है ड्राइंग और कैपिटल में से माइनस किया जाती है ड्राइंग। यानी ड्राइंग से मुराद मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसा कारोबार से निकाल लिया, उसको अकाउंटिंग में ड्राइंग कहते हैं। अब ये वो पैसा है जो मालिक ने आपने जो पैसा लगाया था उसमें से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लिया तो ड्राइंग होगी। लिहाजा जब हम बैलेंस शीट का इक्विटी सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे पहले मालिक का कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल में से उसकी जितने पैसे उसमें विथड्रॉ करें, ड्राइंग करिए अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो माइनस कर देते हैं और फिर जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो ऐड करते हैं। तो पता ये चला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इसमें कहा है ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड, ड्राइंग रिकॉर्ड की जाती है इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में ही ड्राइंग रिकॉर्ड की जाती है, यानी इक्विटी सेक्शन में ऑनर्स इक्विटी का जो कैपिटल होता है उसके अंदर से माइनस होती है, वहीं रिकॉर्ड की जाती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये 5 एक और आपकी इक्वेशन का स्टेटमेंट दे रहे हैं। परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाली जाती है। अगर आपको पास कॉन्सेप्ट है तो आप इस स्टेटमेंट के बारे में बता देंगे ट्रू है या जो है फॉल्स है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए बताया गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल का अनसोल्ड जो जितना भी गुड्स होता है, सामान होता है, वो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। जितना माल आपके गोदाम में पड़ा हुआ है जो इस साल के अंदर बेचेंगे, प्लस मजीद और सामान की ज़रूरत होगी इस साल में, वो परचेज़ कर लेंगे। तो मतलब चला गया ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को हम जमा कर लेते हैं और उसमें से जितना माल साल के आखिर में बिकने रह जाता है यानी एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो यहाँ इक्वेशन में भी यही इक्वेशन दी गई है। इसमें भी बताया गया है कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर में कितनी परचेज करी, पिछला प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री यानी पिछले साल का अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, वो इस साल की ओपनिंग हो गई, दोनों को जमा कर लिया और इस साल के आखिर में कितना माल बिकने से रह गया निकाल दिया। तो पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना माल बिका है उसकी लागत ये है कॉस्ट ऑफ। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सही क्वेश्चन लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने की, ट्रू है। अब यहाँ आप जवाब में लिखेंगे 5 के आगे जवाब आंसर में लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू माने सच्चा, दुरुस्त। 6 नंबर का है डिसऑनर चेक इज़ अ चेक। जो मुस्तरद चेक होता है, बैंक मुस्तरद कर देता है पेमेंट करने से, वो एक चेक होता है विच इज़ रिटर्न जो वापस हो जाता है बाय द बैंक जिसे वापस कर देता है ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश बैलेंस, यानी ना काफ़ी कैश बैलेंस होता है, जितना आपके चेक पे बैलेंस लिखा है उतना उस देने जिसने चेक लिखा है उसके अकाउंट में नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसऑनर चेक। जो जिस चेक को बैंक पेमेंट करने से इनकार कर दे वो चेक कहलाता है डिसऑनर चेक। यानी बैंक इनकार इसलिए कर रहा है जितना अमाउंट चेक पे लिखा हुआ है, जिस शख्स ने चेक पे लिख के दिया है आपको चेक, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है। इनसफिशिएंट बोलते हैं उसको, सफिशिएंट माने काफ़ी, इनसफिशिएंट माने ना काफ़ी अमाउंट है, उस पर बैंक ने वापस कर दिया। इन द अकाउंट ऑन विच जिस पर चेक इज़ ड्रॉन, जिस अकाउंट पर चेक लिखा गया है उसके पास बैलेंस नहीं है इतना जितना चेक पे लिखा हुआ है, इसलिए बैंक ने वापस कर दिया। ऐसे वापसी किए हुए चेक को डिसऑनर चेक कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है पता है डिसऑनर चेक इज़ अ चेक विच इज़ रिटर्न होता है बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश बैलेंस इन दी। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। इसके आगे ट्रू लिखेंगे क्योंकि जितना भी ना काफ़ी बैलेंस है बैंक कभी पेमेंट नहीं करता, वो चेक वापस कर देता है। ठीक है, जिसको अक्सर आप ये भी बोलते हैं बाउंस चेक का लफ्ज़ ही सुना होता है इनके लिए, बाउंस चेक बाउंस हो गया, ये डिसऑनर चेक होते हैं। फिर नेक्स्ट है 7 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ एन इसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर इनकम स्टेटमेंट। कहना है बैंक स्टेटमेंट जो होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। ये फॉल्स है। कभी भी बैंक स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का अहम डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये तो जो बैंक कंपनी और बैंक के दरमियान में जो लेन देन होता है उसका एक डिसएग्री और एग्री करने की ट्रांजैक्शन शीट होती है
कि बैंक कहता है, बैंक ने अपना एक कंपनी ने अपना बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, कंपनी ने जो पैसा जमा कराया बैंक के पास भी वो डिपॉजिट शो होगा, कंपनी के पास भी डिपॉजिट, कंपनी ने बैंक से जो पैसा निकाला है तो कंपनी के पास भी माइनस डिडक्शन में शो होगा, बैंक के पास भी डिडक्शन में शो होगा। इस तरीके के दोनों का टाइम महीने के आखिर में या साल के आखिर में इक्वल बैलेंस आना चाहिए, लेकिन इक्वल बैलेंस कुछ वजूहत की बुनियाद पर नहीं आता है, तो लिहाजा हम ये लिखेंगे फॉल्स, कभी भी इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता है ये, इसके आगे फॉल्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, स्टेटमेंट नंबर 7 के आगे फॉल्स लिख देंगे। फिर स्टेटमेंट नंबर 8 में कहा गया ओनर्स क्लेम ओवर असेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। कह रहे हैं कारोबार के ऊपर जितने भी असेट्स हैं उन असेट्स पे ओनर का क्लेम जो होता है लायबिलिटी कहलाता है, कभी भी लायबिलिटीज नहीं कहलाता, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है ओनर का क्लेम। लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठा है। इसके आंसर के आगे आप फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे। नवा स्टेटमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। कह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं ये स्टेटमेंट देखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। अब आपको पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इसको ये कह रहे हैं कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बल्कि ये आपका एडवांस होता है, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, इब्तिदाई तौर पर बैलेंस शीट में लिखा जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। जितना हिस्सा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में एज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इनिशियली जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कराए जाते हैं, चूँकि वो आपके पैसे होते हैं जो खर्च नहीं हुए होते, एडवांस में दिए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है तो वो खर्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितना हिस्सा खर्च में कन्वर्ट हो जाता है वो जो है इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। तो अभी तो हमसे ये पूछा है कि क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, प्रीपेड नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है ये। इसके आगे जवाब में लिखिएगा फॉल्स, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी भी इनकम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये आपका असेट्स होते हैं। आगे नंबर आखिरी है 10वां, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इन अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहना है कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ट्रू है, बिल्कुल दुरुस्त सही है। हर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है नॉन कैश होता है। जब भी हम डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में तो, और बैलेंस शीट के अंदर से माइनस करते हैं अब फिक्स असेट पे, तो उसके अंदर कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती है, सिर्फ एडजस्टमेंट होती है, इसलिए वो नॉन कैश आइटम कहलाता है। ये ट्रू है। 10 के आगे लिखिएगा आंसर ट्रू, 9 के आगे जो है फॉल्स लिखिएगा, यहाँ ट्रू लिखिएगा, और 8वें में भी फॉल्स होगा, कभी भी ओनर्स इक्विटी लायबिलिटी का हिस्सा नहीं होती है। बैंक रेगुलेशन के आगे फॉल्स लिखिएगा, बैंक रेगुलेशन कभी भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का। डिसऑनर चेक जो है आपका क्या है, वो आपका ट्रू है। ये हमेशा बैंक जब इनसफिशिएंट अमाउंट ना कम पैसा होता है और चेक पे ज़्यादा पैसा लिखा होता है वापस कर देता है, तो इस वापसी को हम डिसऑनर कहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो इक्वेशन दी है परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, ये ट्रू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने की। ड्राइंग जो है आर रिकॉर्डेड इन दी इक्विटी सेक्शन, ये भी ट्रू है, ड्राइंग हमेशा इक्विटी सेक्शन में रिकॉर्ड की जाती है। और सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इक्वेशन जो है नहीं है, अकाउंटिंग में ऐसी इक्वेशन कोई भी नहीं है। ग्रॉस इनकम मालूम करें, ग्रॉस इनकम की इक्वेशन होती है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 2 में दी गई एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस कैपिटल इक्वल लायबिलिटीज प्लस इनकम, पूरी अकाउंटिंग में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन जो फंडामेंटल दी गई है वो है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। अगर एक्सपेंड करके इक्वेशन दी गई है एक्सपेंडेड इक्वेशन में, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप इक्वेशन या फाउंडेशन आ गई। अब इसमें रिजल्ट दिखाना है प्रोप्राइटरशिप पे, तो प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर सकते हैं हम। और जो पहली थी नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, ये भी गलत था, फॉल्स लिखिएगा यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कारोबार की शुरुआत में नहीं बनाया जाता, कारोबार के अख्ताम पर बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारा आपके सामने सॉल्व कर दिया है, बता दिया है। और अब हम आपको जो है इसका जो सॉल्यूशन था वो दिखाया था, जिसमें मैंने रीजंस लिखे हैं। रीज़न आपने लिखना नहीं है इम्तिहान में, ये तो आपके समझने के लिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, देखें ये मेरा चैनल इंग्लिश मास्टर्स अकाउंटिंग एग्जाम पेपर 2018 प्राइवेट स्टूडेंट का पेपर है ये, ADC 1 पार्ट 1
बीकॉम पार्ट 1 का ये पेपर था। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है और उसको साथ साथ सॉल्व भी करता चला गया। बेसिक कॉन्सेप्ट में मुतालिक था। फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स लिखना था। ये हमने अभी करके बता दिया आपको। अभी मैंने राइटिंग में सॉल्व रखा है पेपर, लेकिन इसके अंदर जहाँ तक मैंने फॉल्स और ट्रू लिखा है वो आपने वही लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको इम्तिहान में देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए दिया है मैंने, ताकि आप इसको समझ लें। नंबर 1 पहला स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बता रहे हैं तैयार किए जाते हैं कारोबारी साल के शुरुआत में। ये हमने बताया था अभी आपको, बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं कारोबार के अख्ताम पर। तो लिहाजा इस स्टेटमेंट का जवाब आप लिखेंगे ऐसे आंसर, बस फॉल्स, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैं नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये आपको इम्तिहान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी समझ के लिए रखी है मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रखी है। इस एक्सप्लेनेशन को इम्तिहान में मत लिखिएगा, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बस यहाँ फॉल्स कर दिया, आपका आंसर हो गया। ये मैंने इसमें कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टिपिकली प्रिपेयर, आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग कारोबारी साल के अख्ताम पर। अकाउंटिंग पीरियड माने कारोबारी साल। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कारोबारी साल के अख्ताम पर तैयार किया जाता है। अब कारोबारी साल जो है 1 महीने का भी होता है, एक क्वार्टर 3 महीने का भी हो सकता है, और 6 महीने का भी होता है, और 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अख्ताम पर जब साल का अख्ताम होगा जब भी बनाया जाएगा। विच कुड बी अ ईयर, एक साल का, जो 1 साल का भी हो सकता है कारोबारी अकाउंटिंग पीरियड। अ क्वार्टर, एक जो है क्वार्टर का भी हो सकता है 3 माह का, और अ मंथ, और 1 महीने का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दी कंपनी की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे डिपेंड इन्हिसार करता है ये कि कब रिपोर्ट करनी है कंपनी को। 1 साल के बाद करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट, या 6 महीने बाद, या 1 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद। ये डिपेंड करता है कारोबार की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे। दे प्रोवाइड अ समरी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी की मालियाती कारकर्दगी की एक खुलासा जाहिर करता है, ठीक है। एंड पोजीशन ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक पीरियड, यानी इनकम स्टेटमेंट क्या करता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट परफॉर्मेंस बयान करता है मालियत की, और बैलेंस शीट क्या करती है, एक किसी ख़ास तारीख को पोजीशन बयान करती है। कारोबार के असासे की पोजीशन क्या है, कारोबार की लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, कारोबार की ऑनर्स इक्विटी की पोजीशन क्या है। क्या आप पिछले साल से इंक्रीज़ करिए डिक्रीज़ करिए, पोजीशन देखते हैं। किसी ख़ास तारीख को, पूरे साल की नहीं होती है, जिस तारीख को बना रहे हैं उसी तारीख की पोजीशन होती है। बैलेंस शीट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट एन स्पेसिफिक डेट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। If the assets are strong compared to its liabilities and honor equity, it means company's financial position is strong. The ownership position is strong because the shares of the economics owner's equity is too much as compared to its liabilities. स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिखाई है जो मैं बता चुका हूँ पढ़ के क्वेश्चन के साथ ही। असेट प्लस एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल प्लस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम। ये इक्वेशन पूरी अकाउंटिंग दुनिया की किसी अकाउंटिंग में नहीं है ये इक्वेशंस, ठीक है। तो लिहाजा ये फॉल्स है, इसके लिए मैंने जवाब लिखा है फॉल्स। एक्सप्लेनेशन में दी है, द इक्वेशन प्रोवाइडेड इज़ नॉट एक्यूरेट, जो इक्वेशन दी गई है वो एक्यूरेट नहीं है। द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, अब मैंने आपके सामने यहाँ करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है। ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बड़े बड़े में लिखा है, पहले छोटा लिखा था नज़र नहीं आ रहा था, फिर मैंने वही चीज़ दोबारा बड़ा करके लिखी है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है या बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। द अकाउंटिंग इक्वेशन ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ऑल्सो नोन एज द बैलेंस शीट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं अकाउंटिंग की। इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन अकाउंटिंग दैट रिप्रेजेंट, जो जाहिर क्या करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनीज असेट्स, कंपनी के असेट्स के रिलेशनशिप, लायबिलिटी की रिलेशनशिप एंड ऑनर्स इक्विटी की इक्वेशन थी, आपस में सबके रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। द इक्वेशन इज़ यूजुअली, इक्वेशन जो है मसावत जो होती है आमतौर पर स्टेटेड एज असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कारोबार के असासे या असेट्स हमेशा बराबर होंगे कारोबार पे कितना कर्जा है प्लस कारोबार में कितनी सरमायाकारी मालिकों ने की है। अगर मालिकों की सरमायाकारी को कारोबार के कर्ज़ों को दोनों को जमा कर लो तो वो अमाउंट जो आएगा वो असेट्स के अमाउंट के इक्वल होगा, क्योंकि असेट्स इन दोनों के पैसों से ही आया है।
जितना असेट्स होगा उतना इन दोनों का जमा किया हुआ अमाउंट होगा। इस सेक्शन को हम इक्विटी साइड कहते हैं। ये सेक्शन आपका असेट्स या रिसोर्सेज साइड कहलाती है, ठीक है। ये नॉर्मली डेबिट होती है, ये दोनों नॉर्मली क्रेडिट होती है। इनकी नेचर क्रेडिट है, इनकी नेचर डेबिट है। अब ये आगे मैंने और एक्सप्लेनेशन दी है। दिस इक्वेशन शोज दैट, ये इक्वेशन बयान जाहिर करती है कि द टोटल असेट्स ऑफ अ कंपनी के टोटल जो असेट्स होते हैं आर ऑलवेज हमेशा इक्वल बराबर होते हैं टू दी सम ऑफ मजमे के इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का जो मजमू होता है ऑनर्स का, इन दोनों के मजमे के बराबर होते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, इट डेमोन्स्ट्रेट, ये मुजाहरा करती है हाउ अ कंपनीज रिसोर्सेज, कैसे कंपनी के रिसोर्सेज या असेट्स आर फाइनेंस, यानी फाइनेंस माने फाइनेंस किए जाते हैं, यानी इनमें पैसा कैसे लगता है। दो ही तरीके से बताया है, लाइबिलिटी से फाइनेंस होती है, लाइबिलिटी से, और कैपिटल से फाइनेंस होती है। आर फाइनेंस आइदर थ्रू डेट्स, कर्जों से फाइनेंस होती है, या और दी ऑनर्स कंट्रीब्यूशन इक्विटी, या इससे होती है, या दोनों से होती है, ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट, सेल्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट की इक्वेशन जो इन्होंने दी है टोटली गलत है। मैंने अभी भी आपको सवाल पढ़ते हुए बताया था, लिहाजा ये इक्वेशन गलत है, स्टेटमेंट गलत है, इसको फॉल्स लिखेंगे। आंसर के आगे मैंने फॉल्स लिखा है क्योंकि सही मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। द इक्वेशन प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। द करेक्ट इक्वेशन इज, करेक्ट इक्वेशन ग्रॉस प्रॉफिट की ये जो मैंने लिखी है, ग्रेड में नजर आ रही है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा जब भी मालूम कर दें, कारोबार की जो सेल्स होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस इनकम। अगर सेल्स कम है, कॉस्ट ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अगर सेल्स ज़्यादा है और कॉस्ट, उसकी खरीद, उस कॉस्ट से मरा दे, उस जो हमने माल बेचा है उसकी ख़रीद कीमत ये हो गई, कितने खरीद के लाए थे बेचने वाला माल हम, और इसमें क्योंकि प्रॉफिट होता है, इन दोनों कीमत में जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। अगर माइनस में डिफरेंस आएगा तो लॉस हो जाएगा, ग्रॉस लॉस। स्टेटमेंट नंबर 4, ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इक्विटी सेक्शन ऑफ अ बैलेंस शीट। ड्राइंग हमेशा बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में रिकॉर्ड की जाती है। ट्रू स्टेटमेंट हमेशा लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, मैं दिखा देता हूँ, बस आप आंसर देखते रहें, उस पर पढ़ लीजिएगा, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं क्योंकि ये मैं आपको बता तो चुका हूँ कि फॉल्स, और ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके लिए ताकि लेक्चर छोटा हो जाए। ये देखें, स्टेटमेंट नंबर 8, ये सब मैंने बता दिया। आंसर आपके मैंने लिख दिया है, पहले आपने फॉल्स या ट्रू लगाने हैं। एक्सप्लेनेशन तो आपने अपनी समझ के लिए पढ़नी है। मैं टाइम बचा रहा हूँ आपको, ताकि मटेरियल लिख दिया, आप समझ लेंगे, इतने अक्लमंद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर कल अच्छा होगा अकाउंटिंग का, और अगर मैं वक्त मिला दिन में तो हम एक आधा और लेक्चर बना देंगे अकाउंटिंग के पेपर का, वो वाला पेपर जो आपके पास अभी तक लेक्चर में हम नहीं बनाया, बना देंगे ऐसा कोई लेक्चर। तो आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें। चैप्टर जैसे ही ग्रो ज़्यादा करेगा तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है, हमारी भी हौसला अफजाई होगी। आप लोगों को जो है आसानी से घर बैठे हुए आप सीख सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। आप आराम से बैठ के अपने मोबाइल पे और अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक आप इसको मैं अपलोड करता हूँ, आप इसको देखें लेक्चर को। अगर कोई कमेंट्स आपका आता है तो मैं वेलकम करूँगा, भले मुखालफत में आए भी वेलकम करूँगा।